दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बड़े घर की बहू और रिश्तों की मजबूत गांठ। आशा करता हूं आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। सुरेंद्र की पत्नी पिछले 48 दिन से वेंटिलेटर पर है। सुरेंद्र का बड़ा भाई इंद्रजीत हॉस्पिटल के खर्च, डॉक्टर्स की महंगी फीस, महंगी दवाइयाँ आदि हर खर्च में अपने छोटे भाई की पुरजोर मदद कर रहा था। परंतु सुरेंद्र की पत्नी की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। सुरेंद्र का बड़ा भाई और उसकी पत्नी कई बार हॉस्पिटल में उसकी पत्नी का हालचाल पूछने आ चुके थे। सुरेंद्र को अपनी बेटी संयुक्ता की चिंता बनी रहती थी। संयुक्ता घर पर अकेली रहती थी। आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे हैं, परंतु बेटी घर में अकेली हो तो जवान बेटी के पिता को नींद कहाँ आती है। सुरेंद्र की 2 शादीशुदा बहनें बारी बारी करके हफ्ता 10 दिन उसकी बेटी के पास रहती हैं, परंतु बहनें इस तरह से कब तक अपने भाई के घर और उसकी बेटी की रखवाली करेंगी। इससे बहनों की पारिवारिक जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो रही थी। चारों भाई बहन एक के बीच रिश्ते की मजबूत गांठ थी। स्वयं परेशानी झेलकर भी वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बहनों की परेशानी को देखकर सुरेंद्र ने अपने बड़े भाई इंद्रजीत को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि वह संयुक्ता को अपने साथ शहर ले जाए। वह अपने ताऊ ताई के घर में अधिक सुरक्षित रहेगी। अभी हॉस्पिटल में और कितने दिन रहना पड़ेगा इसका कुछ पता नहीं है। अगर संयुक्ता अपनी ताई के पास रहेगी तो सुरेंद्र भी हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाएगा। फिर वह अपनी पत्नी की देखभाल भी निश्चिंत होकर कर सकेगा। इंद्रजीत ने भी इस बात पर अपनी सहमति जता दी और वह तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर संयुक्ता को अपने घर शहर में ले गया। इंद्रजीत की पत्नी रमा को यह बात मालूम नहीं थी। जब इंद्रजीत संयुक्ता को लेकर घर पहुंचा तो रमा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इंद्रजीत ने रमा से कहा कि जब तक छोटे भाई की पत्नी ठीक होकर अपने घर वापस नहीं आ जाती तब तक संयुक्ता हमारे साथ ही रहेगी। हाउस हेल्पर केतकी से कहकर ऊपर वाला कमरा संयुक्ता के लिए साफ करवा दो। इंद्रजीत की पत्नी रमा हमेशा ही पारिवारिक रिश्तों के प्रति ऊपरी दिखावा करती थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। पारिवारिक रिश्तों के इन्हीं झमेलों से बचने के लिए तो वह शहर में सबसे अलग अपने पति और बेटे अविनाश के साथ रह रही थी। संयुक्ता का अपने घर में आना रमा को बिल्कुल भी रास नहीं आया। शाम को रमा ने अपने पति इंद्रजीत से कहा, संयुक्ता को यहाँ लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। हमारे घर में 3 ही कमरे हैं, एक कमरा अविनाश का, एक हम दोनों का और एक मेहमानों के लिए। अब मेहमानों वाला कमरा हमने संयुक्ता को दे दिया है। घर में मेहमान आएंगे तो उन्हें कहाँ ठहराएंगे। इंद्रजीत बोला, मेहमान आएंगे उनकी तब देखी जाएगी। हमारा कमरा बहुत बड़ा है। जब मेहमान आएंगे तो संयुक्ता हमारे कमरे में रह लेगी। अगर हमारी बेटी होती तब भी तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभाती। देखो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज से संयुक्ता की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें एक माँ की तरह ही उसका ख्याल रखना है। रमा ने चिढ़ते हुए मुंह बनाकर कहा, घर को तो तुमने यतीम खाना समझ रखा है जिसे चाहे मुंह उठा कर ले आते हो। इंद्रजीत को गुस्सा आ गया। रमा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। संयुक्ता कोई गैर नहीं, मेरी भतीजी है। सुरेंद्र और मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं है। वह सुरेंद्र की ही नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। मेरा भाई परेशान है तो ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी बेटी का ध्यान रखूं। दुख सुख में साथ खड़े नहीं हुए तो 2 भाई होने का क्या फ़ायदा। मत भूलो कि सुरेंद्र तुम्हें और मुझे भैया भाभी नहीं बल्कि माता पिता से बढ़कर सम्मान देता है। अब रमा के पास संयुक्ता को अपना लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ दिन बाद सुरेंद्र की पत्नी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इंद्रजीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्रियाक्रम के समय पहुंचे। सुरेंद्र का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इंद्रजीत ने अपने छोटे भाई को समझाया कि यह जीवन का सत्य है। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन तो जरूर जाना ही है। सुरेंद्र ने अपने बड़े भाई से कहा कि वह कुछ दिन और संयुक्ता को अपने पास ही रख ले।
अभी वह स्वयं को ही नहीं संभाल पा रहा तो संयुक्ता को कैसे समझाएगा। और इंद्रजीत वापसी में फिर से संयुक्ता को अपने साथ ले आया। अब संयुक्ता रमा के लिए जी का जंजाल बन गई थी। पहले तो उम्मीद थी कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी तो वह चली जाएगी, परंतु अब पता नहीं सुरेंद्र कब उसकी सुध लेगा। रमा के बेटे अविनाश के लिए एक बहुत ही अमीर घराने से रिश्ता आया। लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर थी, इसलिए रमा ने एक दिन की भी देरी ना करते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इंद्रजीत को भी इसके लिए मना लिया। इंद्रजीत ने शुरू में इस रिश्ते के लिए आनाकानी की। वह चाहता था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ही उनके घर की बहू बने। रिश्तेदारी अगर अपनी हैसियत के हिसाब से बराबर वालों के साथ हो तो निभाने में आसानी रहती है। कभी कभी अमीर घर की लड़की की ख्वाहिशें पूरी करना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जी का जंजाल बन जाया करता है। परंतु रमा दहेज में बड़ी गाड़ी, महंगे जेवर और ब्रांडेड कपड़ों के सपने देख रही थी। रमा ने इंद्रजीत की एक न मानी और अपने बेटे अविनाश की शादी रुचि से करा कर ही दम लिया। रुचि देखने में भी बहुत सुंदर थी। लंबी कदकाठी, गोरा रंग, सिल्की बाल। मुंह दिखाई की रस्म पर आस पड़ोस की सभी औरतें रमा की बहुत तारीफ कर रही थी कि उसने बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा पसंद की है और दान दहेज भी चोखा मिला है। भाई रमा, तुमने तो मोर्चा मार लिया। रमा खुशी के मारे सभी औरतों को बड़े चाव से दहेज का सामान दिखा रही थी। गिफ्ट में रमा को भी कुंदन हार मिला था, जिसे देखकर आस पड़ोस की औरतें दांतों तले उंगलियां दबाने लगी। रमा की नाक मोहल्ले की औरतों में सबसे ऊंची हो गई। अविनाश की शादी होने के बाद घर में काम बढ़ गया, परंतु संयुक्ता अकेले ही घर के सारे काम करती रहती। रमा ने नई नवेली बहू को सिर पर चढ़ा रखा था। इंद्रजीत को घर का ऐसा वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। संयुक्ता को अपने घर में लाकर वह अपने आप को ही अपराधी मान रहे थे। एक बिन माँ के बच्ची के सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहती। ताई जी कहते उसका मुंह नहीं थकता था, परंतु रमा हमेशा जहर ही उगलती रहती। तेरी माँ तो मर गई, तुझे छोड़ गई मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। एक तेरा बाप है कि अपने घर में निश्चिंत होकर बैठा है। अब संयुक्ता भी विवाह के लायक हो चुकी थी, इसलिए इंद्रजीत ने अपने छोटे भाई सुरेंद्र से बात करके संयुक्ता के लिए उचित वर तलाशने को कहा। एक अच्छा घर परिवार देखकर संयुक्ता का विवाह भी अमन के साथ कर दिया गया। अमन एक कंपनी में मैनेजर था। अमन की विधवा माँ ने भी बिना किसी दान दहेज के संयुक्ता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। वे लोग दहेज लेने और देने को अपराध मानते थे। संयुक्ता विवाह करके अपने ससुराल चली गई और उसका व्यवहार अपनी सास के प्रति भी बहुत ही विनम्र था। उसके बनाए हुए खाने में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। अविनाश की पत्नी रुचि एक दिन सुबह सवेरे अपनी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए ड्राइंग रूम में बैठे इंद्रजीत के पास से निकली तो इंद्रजीत ने उससे कहा, बेटी मेरे लिए एक कप चाय बना दो। रुचि को गुस्सा आ गया और वह इंद्रजीत से बोली, जब मैं कई बार जा रही हूँ तो मुझे टोकना मत, आइंदा इस बात का ध्यान रहे। मैं अपने घर अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ। अपने लिए चाय हाउस हेल्पर केतकी से बनवा लीजिए। इंद्रजीत ने कहा, हमारे घर में रसोई का काम घर की औरतें करती हैं, नौकर नहीं, और घर से बाहर जाने से पहले अपने से बड़ों से इजाज़त ले लिया करो। रुचि बोली, हो गया आपका भाषण। मैं यहाँ पर किसी की सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। इजाज़त किस लिए? मैं अपनी गाड़ी से अपने घर जा रही हूँ। आपकी डब्बा गाड़ी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच वहाँ रमा आ गई। उसने बीच बचाव करते हुए रुचि को वहाँ से भेज दिया और स्वयं इंद्रजीत के लिए चाय बनाने चली गई। कुछ दिनों बाद इंद्रजीत भी हृदय गांठ के चलते स्वर्ग सिधार गए। अविनाश अपनी पत्नी रुचि की खूबसूरती का दीवाना बना उसके आगे पीछे घूमता रहता। इंद्रजीत के चले जाने के बाद रमा घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई। रुचि हमेशा ही अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग
किट्टी पार्टीज में बिजी रहती। एक दिन रुचि ने अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे बड़े भैया अपनी फैमिली के साथ बंगलुरु से यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सोच रहे हैं कि दिल्ली घूम लेते। अविनाश ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, बुला लो। रुचि ने जरा हिचकते हुए कहा, परंतु अविनाश, घर का सबसे बड़ा कमरा तो मम्मी जी के पास है। मैं सोच रही थी कि अगर मम्मी जी कुछ समय के लिए अपने लखनऊ वाले भैया के पास चली जाए तो हम उनका कमरा भैया भाभी को दे देंगे। बच्चों के हिसाब से बाकी कमरे छोटे हैं, उनमें इतना स्पेस नहीं है कि बच्चे आराम से खेल सकें। अविनाश ने कहा, ठीक है, मैं मामा जी को फ़ोन कर दूंगा, वे आकर माँ को ले जाएंगे। 1 महीने की तो बात है। रमा अपने बहू बेटों की यह बातें सुन रही थी। उसका खून खोलने लगा। जिस घर को खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर बनाया, आज उसी घर से निकालने की साजिश रची जा रही है। और रमा ने अविनाश और रुचि से कहा, किसी को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने भाई के घर का रास्ता मालूम है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। रमा ने गुस्से में अपना बैग पैक किया और अपने भाई के घर चली गई। रमा सोच रही थी कि उसका बेटा अविनाश उसे स्वयं लेने आएगा, परंतु 6 महीने बीत गए। अविनाश और रुचि ने रमा की कोई खबर नहीं ली। वे तो जैसे रमा से पीछा छुड़ाना चाहते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमा की भाभी का व्यवहार भी रमा के प्रति कटुता में बदलता गया। उन्होंने अपने घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी और रमा से ही घर की साफ सफाई का काम करवाने लगी। चोट अहम पर लगी थी, इसलिए रमा ने भी बिना बुलाए अपने बेटे के घर जाना मुनासिब नहीं समझा और अपने भाई भाभी के घर पर ही नौकरानी की तरह जिंदगी बिताने लगी। एक दिन संयुक्ता अपनी ताई जी का हाल चाल जानने के लिए अपने ताऊ ताई के घर पर गई। तब वहाँ पर रुचि ने बताया कि अब उसकी ताई यहाँ पर नहीं रहती, वह अपनी मर्जी से अपने बड़े भाई के घर लखनऊ में रहती। संयुक्ता का दिल नहीं मान रहा था। वह जानती थी कि ताई जी को अपने घर से बहुत प्यार है। वे इस तरह से अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं और रहने नहीं जाएंगी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। संयुक्ता अपने ससुराल वापस चली गई। उसने सारी बातें अपने पति अमन को बताई और अगले ही दिन अमन को साथ लेकर लखनऊ अपनी ताई के बड़े भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने अपनी ताई जी का जो हाल देखा, उसका दिल रोने लगा। रमा मैले कुचैले कपड़ों में आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सूख कर काटा हो गई थी। उसके बाल उलझकर मकड़ियों का जाल लग रहे थे। संयुक्ता अपनी ताई जी से लिपट कर रोने लगी। ताई जी, आपने यह क्या हालत बना रखी है? यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अंदर से रमा की भाभी संयुक्ता और उसके पति को देखकर बोली, भाई कौन हो तुम, क्या काम है? संयुक्ता ने कहा, रमा मेरी ताई जी हैं, मैं इनसे मिलने आई हूँ। रमा की भाभी बोली, हाँ मिल लो, इनके अपने बेटे ने तो इन्हें घर से निकाल दिया, यहाँ हमारे घर में डेरा डाल कर बैठी है, पता नहीं कब जान छूटेगी। संयुक्ता और उसके पति ने रमा से कहा, ताई जी हमारे घर चलिए, हमारे घर और दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है। रमा रोते हुए हाथ जोड़कर संयुक्ता से माफ़ी मांगने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। इसी के साथ संयुक्ता अपनी ताई रमा को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।